नहीं था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे दांव संघ के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं में से हैं, जिनमें असीमित क्षमता है। उन्हें जीवित रखना दानव कबीले के भविष्य के आक्रमण से निपटने में और भी अधिक मूल्यवान होगा। एक मामूली जालिम सिंह के लिए कृष्णधुंध वन में प्रवेश करने के लिए इतना बड़ा समय और ऊर्जा जोखिम में डालना हिमशिखा की दृष्टि में एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण कदम था। हिमशिखा की फटकार सुनकर जयवर्धन ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह हिमशिखा का वरिष्ठ भाई था, लेकिन सच कहूं तो उसे उससे एक डर महसूस होता था। हिमशिखा का व्यक्तित्व बहुत ठंडा था और उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह विरक्त दूसरी दुनिया की, जैसे आकाश से ऊपर अलग थलग और ईथर गुणवत्ता वाली थी, जो स्वाभाविक रूप से भय की भावना पैदा करती थी। दूसरी ओर विराट इस मानसिक रूप से अस्थिर महिला के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी था। वह हमेशा उसे नापसंद करती थी और पहले भी उस पर हमला करने के लिए ऐसे लंगड़े बहाने का इस्तेमाल कर चुकी थी। ऐसी अनुचित महिला के साथ कार्रवाई का सबसे बुद्धिमानी तरीका दूर रहना था। उससे एक और शब्द कहने से उसका अचानक आपा खो सकता है और वह हमला करना शुरू कर सकती है। हिमशिखा ने विराट को ठंडी नजरों से देखा और यह देखकर कि वह चुप रहा, उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। यह सांस सुनकर विराट का दिल धड़क गया और उसने तुरंत हिमशिखा की ओर सावधानी से देखा। क्या यह महिला आज फिर पागल हो गई थी? यदि हिमशिखा अपनी तलवार खींचती और उस पर फिर से हमला करती तो उसके पास शार्दूल और नीलिमा के साथ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वह इस महिला के साथ परेशान नहीं हो सकता था जिसका एक पेंच ढीला था। विराट हिमशिखा से लड़ने के लिए अनिच्छुक था। वह बहुत मजबूत थी और उसके पास एक प्राचीन दिव्य हथियार था। वह उसे अपनी ताकत से नहीं हरा सकता था, लेकिन हिमशिखा दुश्मन नहीं थी और वह वास्तव में उससे मौत की लड़ाई नहीं लड़ सकता था। अगर वे वास्तव में लड़े तो वह बंध जाएगा और अंततः परिणामों को भुगतेगा। सौभाग्य से हिमशिखा ने केवल उसे ठंडी नजरों से देखा। इस बार उसने पिछली बार की तरह उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार नहीं खींची, जिससे विराट को राहत मिली। शुक्र है यह महिला आज पागल नहीं हुई। गुरु भाई जयवर्धन, क्या तुम्हें कृष्णधुंध वन में जालिम सिंह मिला? हिमशिखा ने जयवर्धन की ओर मुड़कर पूछना जारी रखा। नहीं, कृष्णधुंध वन बहुत विशाल है और यह भ्रमों से भरा है। किसी को ढूंढना आसान नहीं है और हम नहीं जानते कि जालिम सिंह कहां गया है। जयवर्धन ने अपना सिर हिलाया। यह सुनकर हिमशिखा लंबे समय तक चुप रही और अंत में बोली, मैं कुछ समय के लिए कृष्णधुंध वन के बाहर रुकने की योजना बना रही हूं, ताकि यह देख सकूं कि क्या मैं जालिम सिंह के बाहर आने का इंतजार कर सकती हूं। गुरु भाई जयवर्धन, तुम्हारी आगे क्या योजना है? फिर मैं भी यहां कुछ समय के लिए रुकूंगा और देखूंगा कि क्या मैं जालिम सिंह के बाहर आने का इंतजार कर सकता हूं। हिमशिखा की बात सुनकर जयवर्धन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे लगा कि ऐसा करना बहुत सार्थक नहीं होगा। आखिरकार कृष्णधुंध वन बहुत विशाल था, जो सैकड़ों अरबों मील में फैला था। वे इतने कम लोगों के साथ इतने बड़े क्षेत्र की रक्षा कैसे कर सकते थे? लेकिन वह सीधे हिमशिखा को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तो चलो हम 3 समूहों में विभाजित हो जाएं, प्रत्येक 3 दिशाओं में से एक की रक्षा करेगा। हिमशिखा ने सिर हिलाया और कहा, यश, बलराम, तुम गुरु भाई जयवर्धन के साथ एक समूह में रहोगे। कनिष्ठ बहन वैदेही, तुम मेरे साथ एक समूह में रहोगी और विराट, तुम अपने खुद के समूह में रहोगे। विराट के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक पालतू जानवर थे और उसकी अपनी ताकत भी बहुत अधिक थी, इसलिए उसके लिए अपने समूह में होना कोई समस्या नहीं थी। हिमशिखा की बात सुनकर विराट अवाक रह गया। लानत है, मैंने इस मनहूस जगह की रखवाली के लिए कब सहमति दी? क्या तुमने मेरी राय भी पूछी? विराट विरोध करने ही वाला था, लेकिन हिमशिखा को उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए देखकर, जैसे कि अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो वह तुरंत अपनी तलवार खींच लेगी और उसे मार डालेगी, विराट ने उन शब्दों को निगल लिया जो उसकी जुबान पर थे। कनिष्ठ बहन हिमशिखा, तुम्हारा समूहन का तरीका संदिग्ध है। इसी पल जयवर्धन बोल पड़ा। यह सुनकर हिमशिखा चौंक गई। वह जयवर्धन की ओर मुड़ी और पूछा, गुरु भाई जयवर्धन, क्या तुम्हें लगता है कि यह समूहन अनुचित है? हाँ, बिल्कुल अनुचित। जयवर्धन ने सिर हिलाया और कहा, जालिम सिंह अब आरोहण लोक के शिखर तक पहुंच गया है और उसकी ताकत भयानक है। यदि हम कनिष्ठ बहन हिमशिखा के समूहन तरीके का पालन करते हैं तो एक बार जब जालिम सिंह कृष्णधुंध वन से बाहर आता है तो यह ठीक है अगर गुरु भाई विराट का उससे सामना होता है, लेकिन अगर मैं या कनिष्ठ बहन हिमशिखा उससे सामना करते हैं तो हम मूल रूप से बर्बाद हो जाएंगे। जयवर्धन की बात सुनकर हिमशिखा हैरान रह गई। उसने आश्चर्य से चिल्लाया, जालिम सिंह की ताकत इतनी मजबूत हो गई है, वह बस विश्वास नहीं कर सकती थी कि केवल 2 महीनों में जालिम सिंह की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। हाँ, वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। मैंने पहले खुद को बहुत ज्यादा आंका था, नीलिमा के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर सके। अगर गुरु भाई विराट समय पर नहीं पहुंचे होते तो मुझे डर है कि मैं नीलिमा को भी अपने साथ ले डूबता और हम दोनों उसके हाथों मारे जाते। जयवर्धन ने कहा। उस दृश्य को याद करते हुए जयवर्धन को अभी भी एक डर महसूस हुआ। नीलिमा को मूल रूप से जयवर्धन के प्रति बहुत नाराजगी थी। आखिरकार यह जयवर्धन के उकसाने के कारण था कि उसने विराट के आदेशों की अवहेलना की और जालिम सिंह पर हमला करने के लिए जयवर्धन के साथ गई और इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा दी। तब से नीलिमा ने जयवर्धन के खिलाफ एक बड़ी शिकायत रखी थी, लेकिन अब जयवर्धन की बातें सुनकर नीलिमा का गुस्सा काफी कम हो गया। हम ऐसा लगता है कि इस आदमी में अभी भी कुछ विवेक है, ये जानते हुए कि उसने उसे नीचे खींचा था। जयवर्धन की बात सुनकर हिमशिखा एक पल के लिए चुप हो गई। वह जयवर्धन के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह उसे जानबूझकर धोखा देने के लिए कभी भी कोई खतरनाक बात नहीं कहेगा। यहाँ तक कि जयवर्धन और नीलिमा भी एक साथ काम करते हुए अब जालिम सिंह को नहीं हरा सकते थे, इसलिए वह स्वयं निश्चित रूप से जालिम सिंह का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि उसकी ताकत जयवर्धन से थोड़ी अधिक थी, लेकिन हिमशिखा यह कहने की हिम्मत नहीं करती थी कि वह जयवर्धन और नीलिमा को एक साथ हरा सकती है, क्योंकि विराट की नीलिमा भी जयवर्धन के समान स्तर की उस्ताद थी। तो गुरु भाई जयवर्धन का क्या मतलब है? एक पल की चुप्पी के बाद ऊपर देखते हुए हिमशिखा ने पूछा। मेरी राय में हमें एक साथ रहना चाहिए और अलग नहीं होना चाहिए, यही सबसे सुरक्षित तरीका है, जयवर्धन ने कहा। लेकिन यह उस क्षेत्र को सीमित कर देगा जिसकी हम रक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर हिमशिखा ने भौहें सिकोड़ ली। कृष्णधुंध वन खरबों मील का एक विशाल विस्तार था। वे पहले से ही संख्या में कम थे और रक्षा करने के लिए सीमित क्षेत्र थे। अगर वे सब एक साथ रहते तो वे केवल एक दिशा की रक्षा कर सकते थे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें शायद यह भी पता न चले कि जालिम सिंह कृष्णधुंध वन से बाहर आया है। उसका बचाव करना तो दूर की बात है, क्यों न हम दांव संघ से मदद मांगे और उनसे और लोगों को भेजने के लिए कहें। वैदेही ने संकोचपूर्वक सुझाव दिया। वैदेही, ये कैसे भयानक विचार है? तुम हमेशा की तरह बिना सोचे समझे बोलती हो, विराट ने उपहास किया। जालिम सिंह की वर्तमान ताकत के साथ जब तक वे गुरु भाई जयवर्धन से कई गुना ज्यादा मजबूत किसी को नहीं भेजते, वे शायद ही जालिम सिंह का सामना कर सकें। अन्यथा यदि वे सामान्य अर्धचरण दिव्य विकास लोक के मार्शल कलाकारों को भेजते हैं तो क्या वे उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं? विराट की बातें सुनकर वैदेही एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन फिर उसे गुस्से की लहर महसूस हुई। यह कमीना, इसे वरिष्ठ बहन हिमशिखा ने अपमानित किया था, लेकिन इसने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए इसने उस पर गुस्सा निकाला। क्या उसे लगा कि उसे धमकाना आसान है? तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? वैदेही ने उसे घूरा और गुस्से से कहा, ठीक है, चलो तुम सब एक समूह बनाओ। मैं दूसरा बनाऊंगा, शार्दुल तीसरा बनाएगा और नीलिमा चौथा बनाएगी। हम कुल 4 समूह बनाएंगे जो कृष्णधुंध वन की चारों दिशाओं की रक्षा करेंगे। रही बात कि हम जालिम सिंह को रोक सकते हैं या नहीं, यह हमारी किस्मत पर निर्भर करता है, विराट ने कहा।
उसका समूहन तरीका हिमशिखा के पिछले तरीके से भी अधिक कुशल था, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त दिशा की रक्षा करने की अनुमति मिली। यह नहीं चलेगा, हिमशिखा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। तुम अकेले एक समूह में कैसे रह सकते हो? हालांकि विराट ने एक बार उसे छेड़ा था और वह उसके प्रति गहरी नाराजगी रखती थी, यहां तक कि यह भी चाहती थी कि वह उसे कुछ बार मार सके, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। भले ही विराट के खिलाफ उसकी दुश्मनी कितनी भी गहरी क्यों न हो, वह अभी भी दांव संघ के मुख्य युद्ध गुट का एक मार्शल आर्ट्स कौतुक था। अगर वह नष्ट हो जाता तो यह दांव संघ और मानव जाति दोनों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति होगी। हिमशिखा को अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पर हमेशा बहुत भरोसा रहा था, लेकिन विराट के युद्ध कौशल को देखने के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी अपनी प्रतिभा इस कमीने की तुलना में बिल्कुल बेकार थी। विराट केवल महान क्षेत्र के मध्य चरण की साधना के साथ ऐसी भयानक युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। उसने कभी ऐसी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के बारे में नहीं सुना था। देखना तो दूर की बात है, शक्ति सिंधु महाद्वीप के पूरे इतिहास में कभी भी ऐसी भयानक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा वाला कोई राक्षसी प्रतिभा नहीं हुआ था। ऐसी अभूतपूर्व और अद्वितीय प्रतिभा दांव संघ और मानव जाति के लिए बहुत महत्व रखती थी। यदि विराट को सुचारू रूप से बढ़ने दिया जाता तो वह निस्संदेह दांव संघ और मानव जाति का एक स्तंभ बन जाता। विराट के लिए अपनी भविष्य की उपलब्धियों में दिवाकर को भी पीछे छोड़ना असंभव नहीं था। इसलिए जबकि हिमशिखा विराट से नफरत करती थी, वह नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी हो। मानव जाति की भलाई की तुलना में विराट के साथ उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी तुच्छ थी। मैं अकेले एक समूह में क्यों नहीं रह सकता? विराट ने पलटवार किया। क्या तुम जालिम सिंह को हरा सकते हो? हिमशिखा ने उसे घूरते हुए पूछा। नहीं, विराट ने सच्चाई से जवाब दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह वास्तव में जालिम सिंह का मुकाबला करने से बहुत दूर था। क्योंकि तुम नहीं कर सकते तो तुम मौत को दावत दे रहे हो, हिमशिखा ने सीधे कहा। हालांकि मैं जालिम सिंह को नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास अपनी सुरक्षा के अपने तरीके हैं। विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा। इसके अलावा मैंने केवल यह कहा कि मेरी ताकत जालिम सिंह से कम है, यह नहीं कि मैं उसे मार नहीं सकता। तुम्हारी ताकत जालिम सिंह से कम है तो तुम उसे कैसे मारोगे? हिमशिखा ने सवाल किया। यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं, विराट ने शांति से कहा। अब जब विशाल कछुआ जाग गया है, अगर जालिम सिंह फिर से उसके सामने आने की हिम्मत करता है तो उसके पास बचने का बिल्कुल कोई मौका नहीं होगा। विशाल कछुए की वर्तमान ताकत के साथ जालिम सिंह को कुचलना बच्चों का खेल होगा। कनिष्ठ बहन हिमशिखा, हमें वास्तव में गुरु भाई विराट के मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जालिम सिंह अब मजबूत है, फिर भी वह गुरु भाई विराट द्वारा हराया गया था और भागने के लिए मजबूर हुआ था, यहां तक कि कृष्णधुंध वन में भागने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। जयवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी राय में अगर जालिम सिंह का सामना गुरु भाई विराट से फिर होता है तो वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। उसने व्यक्तिगत रूप से विराट के अविश्वसनीय कौशल को देखा था और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि विराट जालिम सिंह को संभालने में सक्षम नहीं होगा। जयवर्धन की बात सुनकर हिमशिखा फिर खामोश हो गई। वह विराट को फिर से देखने से नहीं रोक सकी। क्या यह आदमी वास्तव में इतना शक्तिशाली था? यहां तक कि जालिम सिंह, जिसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, उसका मुकाबला नहीं कर सका। क्या इसका मतलब यह था कि वह अब उसे भी नहीं हरा सकती थी? लेकिन अगर वह वास्तव में इतना मजबूत था तो उसने वापस हमला क्यों नहीं किया जब उसने पहले उस पर हमला किया था, और वह क्यों हार गया और भागने के लिए मजबूर हो गया? क्या यह इसलिए था क्योंकि उसके साथ कुछ गलत करने के बाद उसे दोषी महसूस हुआ और इसलिए उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की? जितना अधिक वह विराट के साथ बातचीत करती, उतना ही कम वह नीले कपड़ों में इस युवक को समझ पाती। वह रहस्य में डूबा हुआ लग रहा था। जितना अधिक वह जानती, वह उतना ही अथाह दिखाई देता। यह अफसोस की बात थी कि ऐसी बेजोड़ प्रतिभा एक चरित्रहीन बदमाश था। यदि यह उसके कामुक स्वभाव के लिए न होता तो वह वास्तव में एक नायक कहलाने का हकदार था। हालांकि हिमशिखा विराट की प्रदर्शित मार्शल आर्ट्स प्रतिभा से चकित थी, लेकिन इसने उसके प्रति उसकी अवमानना को नहीं बदला। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकती थी कि वह एक कामुक बदमाश था। क्योंकि विराट इतना आश्वस्त था, इसलिए हिमशिखा स्वाभाविक रूप से उसके समूहन के तरीके पर आपत्ति नहीं करेगी। तो विराट के निर्देशों का पालन करते हुए हर किसी ने कृष्णधुंध वन में एक स्थान की रखवाली की। अलग होने से पहले विराट ने वैदेही को एक तरफ खींच लिया, उसे कई जीवन रक्षक ताबीज दिए और अगर चीजें गलत हो गईं तो उसे तुरंत भागने के लिए कहा। हालांकि विराट वैदेही के प्रति काफी असभ्य था और अक्सर उसे बेदिमाग कहता था, लेकिन वह अभी भी उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद वह बहुत पहले ही वैदेही को अपना मानने लगा था। विराट अपने लोगों के साथ कभी कंजूस नहीं था। अरे विराट, क्या तुम वाकई नीलिमा को अकेले एक दिशा की रक्षा करने देने के लिए आश्वस्त हो? वैदेही ने कुछ चिंता के साथ पूछा। जालिम सिंह की ताकत अब इतनी बढ़ गई थी, क्या नीलिमा उसे अकेले संभाल सकती थी? मैं बस उसे उस दिशा की रखवाली करने के लिए कह रहा हूं, जालिम सिंह से सीधे लड़ने के लिए नहीं। जैसे ही वह जालिम सिंह का कोई निशान देखेगी, वह तुरंत भागने के लिए पलायन ताबीज का उपयोग कर सकती है। यह ठीक रहेगा। विराट ने हाथ हिलाया और कहा। जब तक वह छोटी मूर्ख चिड़िया पिछली बार की तरह मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करती, उन सभी ताबीज व्यूहों के साथ जो उसने उसकी सुरक्षा के लिए दिए थे, जालिम सिंह का सामना करना कोई समस्या नहीं होगी। छोटी मूर्ख चिड़िया ने पिछली बार मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था क्योंकि वह जयवर्धन के प्रभाव में थी। अगर वह अकेली होती तो अपनी चतुराई से वह मूल रूप से ऐसा बेवकूफी भरा काम नहीं करती। ठीक है, बस सावधान रहना। विराट की बात सुनकर वैदेही केवल सिर हिला सकी और कह सकी। विराट ने उसे कुछ और निर्देश दिए और फिर उससे अलग होकर उस स्थान की ओर बढ़ गया जिसकी वह रक्षा कर रहा था। अपनी चौकी पर पहुंचने के बाद विराट बेकार नहीं बैठा और उसने युद्ध ड्रैगन मुट्ठी का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अब महान क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया था, जो युद्ध ड्रैगन मुट्ठी की अगली चाल का अभ्यास करने में उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। कृष्णधुंध वन की गहराई में जालिम सिंह सावधानी से चला। यह कृष्णधुंध वन हर मोड़ पर खतरे से भरा था। एक लापरवाह कदम घातक संकट पैदा कर सकता था और वह किसी भी क्षण मर सकता था। हालांकि आरोहण लोक के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन इस बेहद खतरनाक कृष्णधुंध वन में वह अभी भी कुछ कम था। यदि उसे विराट द्वारा इस स्थिति में मजबूर नहीं किया गया होता तो वह अपनी जान बचाने के लिए कृष्णधुंध वन में उद्यम नहीं करना चाहता था। जालिम सिंह कृष्णधुंध वन के माध्यम से चुपके से चला, अपना अधिकांश समय भूमिगत रहने और सावधानी से चलने में बिताया। हालांकि कृष्णधुंध वन यहां तक कि भूमिगत भी सुरक्षित होने से बहुत दूर था, फिर भी यह सतह पर विराट द्वारा शिकार किए जाने की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित था। विराट उसका पीछा करने के लिए जमीन के अंदर बहुत अच्छी तरह से खुदाई नहीं कर सकता था। कृष्णधुंध वन के भीतर की जमीन अविश्वसनीय रूप से ठोस थी। दिव्य चेतना और धारणा से इसका अलगाव ऊपर की काली धुंध से कहीं अधिक था। कृष्णधुंध वन की विशालता को देखते हुए विराट द्वारा उसे भूमिगत खोजने की संभावना बेहद कम थी। जालिम सिंह सावधानी से कृष्णधुंध वन के माध्यम से आगे बढ़ा। एक दिन उसे अचानक अपने सामने एक विस्तृत विस्तार का आभास हुआ। चारों ओर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में एक विशाल भूमिगत गुफा में आ गया है। गुफा के प्रवेश द्वार से एक लाल बत्ती निकल रही थी और पूरी गुफा एक ऐसी आभा से व्याप्त थी जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता था, रक्त पिपासु आभा। इस बेहद घनी रक्त पिपासु आभा को महसूस करते हुए जालिम सिंह चौंक गया। यहाँ रक्त पिपासु आभा कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त पिशाच संप्रदाय के सदस्य भी यहाँ छिपे हों? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जालिम सिंह सावधानी से आगे बढ़ा।
एक कोने में मुड़ने पर एक चमकदार लाल बत्ती ने उसकी आंखों में चुभन पैदा की, जिससे उन्हें खोलना मुश्किल हो गया। उसकी आंखों को चकाचौंध रोशनी में समायोजित होने में काफी समय लगा। जालिम सिंह ने अपनी नजर केंद्रित की और जब उसने गुफा के अंदर का दृश्य देखा तो वह हांफने से नहीं रोक सका। सामने भूमिगत गुफा में एक विशाल रक्तकुंड था जो अविश्वसनीय रूप से घनी रक्त पिपासु आभा से भरा हुआ था। यह आभा अत्यंत उच्च स्तर की थी। रक्त पिशाच संप्रदाय के मुख्यालय में रक्तकुंड में उसके द्वारा सामना की गई रक्त पिपासु आभा से अनगिनत गुना घनी थी। यह देखकर जालिम सिंह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर बहुत खुश हुआ। उसे इस कृष्णधुंध वन में ऐसा अवसर मिलने की कभी उम्मीद नहीं थी। यह रक्तकुंड उसके जैसे रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धा के लिए एक अमूल्य खजाना था। ऐसा लगता है कि उसे इस कृष्णधुंध वन में मजबूर करने के लिए विराट को धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा उसे इतना जबरदस्त अवसर नहीं मिलता। इतनी उच्च गुणवत्ता वाले रक्तकुंड के साथ वह न केवल अपनी चोटों से पूरी तरह उबर सकता था, बल्कि अर्धचरण दिव्य विकास लोक में भी तेजी से प्रवेश कर सकता था। आरोहण लोक के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी युद्ध शक्ति पहले ही अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। यदि वह अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर जाता तो वह निस्संदेह दिव्य विकास लोक के नीचे वास्तव में अजय होगा। वास्तव में अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद वह एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के साथ भी मुकाबला करने में सक्षम हो सकता था। विराट, तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द या बाद में तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगा, जालिम सिंह ने क्रूरता से कहा। विराट से मिलने के बाद से उसका जीवन दुर्भाग्य से भर गया था। उसे लगातार विराट के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज तक वह विराट के खिलाफ कभी नहीं जीता था। विराट उसका बुरा सपना और आंतरिक दानव बन गया था। यदि उसने विराट को नहीं मारा तो वह संभवतः हमेशा के लिए इस आंतरिक दानव की छाया में रहेगा। जालिम सिंह ने संकोच नहीं किया। वह जल्दी से रक्तकुंड के किनारे भागा, उसमें कूद गया और उसके भीतर की रक्त दानव ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित करना शुरू कर दिया। दांव संघ मुख्यालय। तेज हवाओं के बाहर से एक वज्र विमान नीचे उतरा। उड़न खटोले पर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत, एल्डर शंकर और एल्डर फणीश्वर खड़े थे। कई वर्षों की उड़ान के बाद वे अंततः दांव संघ मुख्यालय लौट आए थे। दांव संघ मुख्यालय लौटने के बाद एल्डर शंकर उड़न खटोले से उतरने और दांव संघ की मुख्य चोटी की ओर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। मुख्य चोटी पर पहुंचते ही एल्डर शंकर सीधे रणविजय के निवास की ओर भागे और खून से लाल आंखों के साथ दहाड़े। रणविजय, मेरा पोता शौर्य वास्तव में कैसे मरा? मुझे समझाओ। यात्रा के बीच में उन्हें अपने परिवार से खबर मिली कि उनके पोते शौर्य की जीवन पट्टिका टूट गई थी। यह खबर मिलते ही एल्डर शंकर सदमे और गुस्से से भर गए। शौर्य उनके परिवार का सबसे बेशकीमती वंशज था। शौर्य की मार्शल आर्ट्स योग्यता के साथ यदि सावधानी से उसका पालन पोषण किया जाता तो काफी संभावना थी कि वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकता था। वह शौर्य को जिया परिवार के वारिस के रूप में तैयार कर रहे थे। फिर भी उनका सबसे बेशकीमती वंशज अचानक रहस्यमय तरीके से मर गया। एल्डर शंकर, मुझसे इस बारे में सवाल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? शौर्य ने मानव जाति को धोखा दिया, रक्त पिशाच संप्रदाय के युवा स्वामी जालिम सिंह के साथ मिली भगत की और मेरे दांव संघ के दांव पुत्र को फंसाया। ऐसा कमीना मरने के लायक है, रणविजय ने कड़ाई से कहा। वह केवल बाहर मरा क्योंकि वह जीवित था, अन्यथा भले ही वह दांव संघ में जीवित लौट आता, मैं व्यक्तिगत रूप से इस कमीने और नासूर को खत्म कर देता। जब शौर्य की जीवन पट्टिका टूटी तो जिया परिवार पहले ही हंगामा करने के लिए उनके दरवाजे पर आ गया था। पूरी कहानी को समझने के लिए रणविजय ने पहले ही अपनी बेटी हिमशिखा से संचार टोकन के माध्यम से संपर्क किया था ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था। स्थिति की अधिक व्यापक समझ हासिल करने और अपनी बेटी के प्रति पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने पूरी कहानी जानने के लिए जयवर्धन, यश, बलराम और वैदेही से भी संपर्क किया था। हिमशिखा, जयवर्धन, यश, बलराम और वैदेही से वह पहले से ही सच्चाई जानते थे, तो अब वह एल्डर शंकर के प्रति विनम्र क्यों होंगे? आप बकवास कर रहे हैं। शौर्य बिना किसी कारण के रक्त पिशाच संप्रदाय के युवा स्वामी के साथ मिली भगत कैसे कर सकता है? यह पूरी तरह से एक बहाना है जो आप पुराने कमीनों ने मेरे शौर्य को फंसाने के लिए बनाया है, एल्डर शंकर ने कहा। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उन्होंने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि शौर्य रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत करेगा। इसके अलावा भले ही शौर्य रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत करता, वह इतना मूर्ख नहीं होता कि हर किसी को पता चल जाए। रणविजय, हिमशिखा और जयवर्धन को बाहर लाओ, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछताछ करना चाहता हूं कि क्या हुआ, एल्डर शंकर ने कहा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। हिमशिखा और जयवर्धन अभी भी जालिम सिंह और रक्त पिशाच संप्रदाय के अन्य अवशेषों का शिकार कर रहे हैं। उनके पास इस तरह की चीज पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, रणविजय ने कड़ाई से कहा। रणविजय, ये मामला बहुत महत्व का है। आखिरकार इसमें दांव संघ से शौर्य जैसी प्रतिभा शामिल है। हम सिर्फ आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि शौर्य ने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की, तो उसने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की। यदि दांव संघ मनमाने ढंग से काम करता है तो क्या हर कोई असुरक्षित महसूस नहीं करेगा? इस पल एल्डर नक्श भी आ गए और उदासीनता से बोले। उनके शांति समर्थक गुट के सदस्य के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से इस मामले में एल्डर शंकर के पक्ष में खड़ा होना था। तो आप क्या चाहते हैं? रणविजय ने उनकी ओर देखा और ठंडेपन से पूछा। हिमशिखा और जयवर्धन के लौटने के बाद हम इस मामले की संयुक्त समीक्षा के लिए एक बुजुर्गों की बैठक बुलाएंगे, एल्डर नक्श ने शांति से कहा। उन्हें विश्वास नहीं था कि शौर्य इतना मूर्ख होगा कि वह रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत करेगा और इसे सार्वजनिक ज्ञान बना देगा। यदि हिमशिखा और जयवर्धन कोई सबूत पेश नहीं कर सके और केवल व्यक्तिपरक संदेह और अनुमान के आधार पर शौर्य को मार डाला तो वे युद्ध समर्थक गुट को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, चूंकि आप संतुष्ट नहीं हैं तो उनके लौटने तक प्रतीक्षा करें और संयुक्त समीक्षा के लिए एक बुजुर्ग परिषद की बैठक बुलाएं, रणविजय ने उपहास किया। इन कमीनों को नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, फिर भी उन्होंने संयुक्त समीक्षा के लिए बुजुर्ग परिषद की बैठक शुरू करने की हिम्मत की। जब बुजुर्ग परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी तभी उन्हें एहसास होगा कि उनके कार्य कितने भयानक रूप से गलत थे। उस समय जिया परिवार को बहुत नुकसान होगा। एल्डर नक्श तब चौंक गए जब रणविजय इतनी आसानी से सहमत हो गए। यह बूढ़ा आदमी काफी आश्वस्त था। क्या ऐसा हो सकता है कि शौर्य वास्तव में इतना मूर्ख था कि उसने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की और उन्हें कुछ लाभ दिया? यदि ऐसा होता तो मामले की समीक्षा के लिए बुजुर्ग परिषद की बैठक बुलाना अंततः केवल जिया परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। यदि यह तथ्य कि शौर्य ने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की है पुष्टि हो जाती है, विशेष रूप से एल्डर काउंसिल में इतने सारे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के सामने, तो जिया परिवार इसे कवर करने में असमर्थ होगा। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, उन्हें अनिवार्य रूप से भारी कीमत चुकानी होगी। यहां तक कि एल्डर काउंसिल के एल्डर के रूप में एल्डर शंकर का पद भी खतरे में पड़ सकता है। रणविजय के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को देखकर एल्डर नक्श थोड़ा असहज महसूस करने लगे। चूंकि रणविजय सहमत हो गए थे, एल्डर नक्श और अन्य लोग उनके साथ अधिक समय तक नहीं रुके। उनके दांव संघ मुख्यालय लौटने के कुछ दिनों बाद गोगा भी लौट आया। गोगा की वापसी की खबर सुनकर एल्डर नक्श ने तुरंत उसे बुलाया और शौर्य की मौत के विशिष्ट विवरण के बारे में उससे पूछताछ की। वे यह पता लगाना चाहते थे कि क्या शौर्य ने वास्तव में रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की थी और भले ही उसने की हो, क्या वह रंगे हाथों पकड़ा गया था? क्या शौर्य मर गया? एल्डर नक्श की बात सुनकर गोगा दंग रह गया। उसका चेहरा विस्मय से भर गया। वह पहले ही हिमशिखा के समूह को छोड़ चुका था और दांव संघ मुख्यालय वापस अपनी यात्रा पर निकल चुका था, इसलिए वह अनजान था कि बाद में क्या हुआ। यहां तक कि अब भी उसे नहीं पता था कि शौर्य मर चुका है।
तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? गोगा की प्रतिक्रिया देखकर एल्डर नक्श संदेह से भर गए। क्या तुम इस मिशन पर हिमशिखा और अन्य लोगों के साथ नहीं थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें शौर्य की मौत जैसी महत्वपूर्ण बात भी नहीं पता थी? मैंने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ, गोगा ने कहा। हालांकि अगर वह कमीना शौर्य वास्तव में मर गया है तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह अच्छा हुआ कि वह मर गया। गोगा, तुमने क्या कहा? गोगा की बात सुनकर एल्डर शंकर तुरंत क्रोधित हो गए। शौर्य उनका अपना पोता था और गोगा ने उनके चेहरे पर ऐसी बातें कहने की हिम्मत की। यह चेहरे पर एक खुला तमाचा था। हालांकि गोगा तक्षक का निजी शिष्य था, लेकिन एल्डर शंकर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिससे खिलवाड़ किया जाए, जो एक जूनियर को इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से उनका फायदा उठाने दे। क्या मैंने कुछ गलत कहा? लानत है, वह कमीना शौर्य रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत करना काफी बुरा है, लेकिन उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। वह मेरी जान भी लेना चाहता था। उस तरह का कचरा मरने के लायक है। छी, कमीना, गोगा ने क्रूरता से कहा। वह अंत में एक अभिशाप थूकने से नहीं रोक सका। उसे याद आया कि कैसे जब उसने शौर्य से अपनी जान बख्शने और उसे अपने साथ ले जाने की भीख मांगी थी, तो उस कमीने ने वास्तव में कहा था कि मृत सबसे सुरक्षित है। शौर्य उसकी जान भी चाहता था, इसलिए गोगा शौर्य से नफरत करता था। शौर्य का जिक्र करते हुए वह एक सेकंड भी पीछे नहीं हटेगा। अब यह सुनकर कि शौर्य मर चुका है, वह स्वाभाविक रूप से खुश हो रहा था, यहां तक कि अच्छा भी कुछ बार चिल्लाया। तुमने क्या कहा? शौर्य ने वास्तव में रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की और यहां तक कि तुम्हारी जान भी लेना चाहता है। गोगा की बात सुनकर एल्डर नक्श और अन्य लोग पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शौर्य इतना मूर्ख होगा। गोगा तक्षक का निजी शिष्य था, एक विशिष्ट शांति समर्थक व्यक्ति, और गोगा और शौर्य का बहुत अच्छा रिश्ता था। गोगा के लिए उन्हें जानबूझकर धोखा देने के लिए अफवाहें फैलाना असंभव था। अगर ये शब्द हिमशिखा, जयवर्धन और अन्य लोगों से आते तो उन्हें कुछ संदेह हो सकता था, लेकिन चूंकि वे गोगा से आए थे इसलिए उन्होंने मूल रूप से उस पर विश्वास किया। असंभव, असंभव, मेरा शौर्य ऐसा काम कैसे कर सकता है? एल्डर शंकर का चेहरा लाल हो गया। उनका भाव अविश्वास से भरा था। शौर्य के कृत्य न केवल युद्ध समर्थक गुट के लिए बल्कि शांति समर्थक गुट के लिए भी असहनीय थे। उसने रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की, लेकिन वह वास्तव में इतना मूर्ख था कि रंगे हाथों पकड़ा गया और वह गोगा पर हमला करना चाहता था, जो शांति समर्थक खेमे में भी था। क्या वह नहीं जानता था कि गोगा कौन था? वह तक्षक का शिष्य था और तक्षक शांति समर्थक गुट में एक सच्चा दिग्गज था। शौर्य ने ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष शिष्य पर हमला करने की हिम्मत की। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए उसके पास किस तरह का दिमाग था? गोगा पर हमला करना शांति समर्थक गुट की नजरों में रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत करने से कहीं अधिक गंभीर था। गोगा, मुझे बताओ कि क्या हुआ? आखिर क्या हुआ था? शौर्य तुम पर हमला क्यों करेगा? एल्डर नक्श ने खुद को संयमित किया और गोगा से कहा, बात ऐसी है। गोगा ने फिर घटनाओं को विस्तार से सुनाया। गोगा का वृत्तांत सुनने के बाद एल्डर नक्श और अन्य लोग चुप हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घटनाएं इस तरह सामने आएंगी। तो शौर्य उस मूर्ख बाघ और वैदेही के साथ काम करने से मारा गया। लंबी चुप्पी के बाद एल्डर फणीश्वर बोल पड़े, जरूरी नहीं, यह भी संभव है कि वह विराट द्वारा मारा गया हो। एल्डर नक्श ने अपना सिर हिलाया। क्या विराट पहले से ही जालिम सिंह का पीछा नहीं कर रहा था? वह शौर्य को कैसे मार सकता था? एल्डर फणीश्वर ने चौंक कर पूछा। यह संभव है कि विराट ने जानबूझकर एक धुआं खड़ा किया, दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा किया। सतह पर वह जालिम सिंह का पीछा कर रहा था, लेकिन कौन जानता है कि क्या वह शौर्य का पीछा करने के लिए आधे रास्ते से वापस मुड़ गया? एल्डर नक्श ने कहा, शौर्य की ताकत के साथ भले ही वह मूर्ख बाघ और वैदेही सेना में शामिल हो गए हों, वे उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे केवल शौर्य को हरा सकते थे। शौर्य के स्तर के उस्ताद को मारना कोई आसान काम नहीं है। केवल विराट के पास इसके लिए ताकत और संसाधन है। यह सही है। मुझे भी लगता है कि यह अधिक संभावना है कि शौर्य विराट द्वारा मारा गया था, एल्डर जयंत ने कहा। उस छोटे जानवर की ताकत और पृष्ठभूमि अथाह है। वह जालिम सिंह और सैकड़ों रक्त पिशाच संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा स्थापित रक्त पिशाच व्यूह को अकेले ही तोड़ने में सक्षम था। उसकी ताकत और पृष्ठभूमि के साथ शौर्य को मारना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा इतने सारे लोगों के बीच केवल उसके पास ऐसी ताकत है। उनका पोता जय भी विराट के हाथों मारा गया था और एल्डर जयंत की विराट के लिए नफरत एल्डर शंकर से बहुत कम नहीं थी। भले ही शौर्य विराट द्वारा नहीं मारा गया था, वह विराट के खिलाफ एक और सहयोगी हासिल करने के लिए कारण को इंगित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा किसी भी दृष्टिकोण से विराट शौर्य को मारने वाला सबसे संदिग्ध व्यक्ति था। तो क्या हमें अभी भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बुजुर्गों की बैठक बुलानी चाहिए? एल्डर जफर ने अंत में पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। एल्डर जफर की बात सुनकर हर कोई फिर से चुप हो गया। अब शायद यह सवाल नहीं है कि क्या हमें इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बुजुर्ग परिषद बुलानी चाहिए, बल्कि यह है कि क्या रणविजय जिया परिवार को जाने देने के लिए तैयार है? एल्डर नक्श ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि रणविजय इतना आश्वस्त था। यह पता चला कि सच्चाई ऐसी थी। उस मूर्ख शौर्य ने वास्तव में कुछ इतना बेवकूफी भरा किया, लेकिन शौर्य के दृष्टिकोण से उसने जो किया वह बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण नहीं था। जब तक जयवर्धन, वैदेही और यहां तक कि गोगा भी रक्त पिशाच संप्रदाय के हाथों मर जाते, किसी को पता नहीं चलता कि उसने क्या किया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने हर चीज की गणना की, लेकिन उसने विराट की अप्रत्याशित घटना को नजरअंदाज कर दिया। यदि यह विराट की दुर्घटना के लिए न होता तो शौर्य की योजना लगभग अचूक होती। उन परिस्थितियों में जयवर्धन, वैदेही और अन्य लोगों के पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन अफसोस, जीवन में कोई अगर मगर नहीं है। शौर्य ने स्थिति का गलत आकलन किया और विराट की ताकत को कम करके आंका। अंततः एक गलत गणना और पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जिया परिवार कीमत चुकाए तो मैं उस छोटे जानवर को पहले पीले झरने भेज दूंगा, एल्डर शंकर ने कहा। उनकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। बात यहां तक आ गई थी, जिया परिवार का अंत बुरा होना तय था। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह पूरी ताकत लगा सकते थे और पहले विराट को मार सकते थे। यदि उन्होंने विराट को मार डाला और शांति गुट के लिए एक महान सेवा प्रदान की तो शायद शांति गुट हर कीमत पर उनकी रक्षा करेगा। एल्डर शंकर की बात सुनकर एल्डर नक्श की आंखें चमक उठीं। एल्डर शंकर के शब्द एक अच्छा विचार है। यह मामला सावधानीपूर्वक योजना बनाने का हकदार है। कौन जानता है, हमें इससे बहुत कुछ हासिल भी हो सकता है। एल्डर नक्श ने उत्साह से कहा। आपका इससे क्या मतलब है रक्षक नक्श? एल्डर शंकर ने जल्दी से पूछा। एक बार जब विराट और अन्य लोग लौट आते हैं तो एल्डर शंकर शौर्य की मौत में विराट की भूमिका को सीधे विराट पर हमला करने के बहाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि हम उस छोटे जानवर को मार सकते हैं तो यह हमारे शांति समर्थक गुट के लिए एक बड़ी राहत होगी, एल्डर नक्श ने कहा। एल्डर शंकर द्वारा विराट को मारने के बाद हम तब कदम उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि एल्डर शंकर ने गुस्से में आवेगी रूप से काम किया, इस प्रकार उन्हें दोषमुक्त कर दिया। उस समय एल्डर शंकर को केवल एल्डर काउंसिल में एक एल्डर के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है मौजूदा परिस्थितियों में युद्ध समर्थक गुट के वे पुराने खूसट बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। शौर्य के मामले के कारण एल्डर काउंसिल के एल्डर के रूप में एल्डर शंकर का पद बनाए रखना पहले से ही मुश्किल था। एक बार जब एल्डर काउंसिल एक बैठक आयोजित करती है और एक प्रस्ताव पारित करती है तो यह पद जल्द या बाद में हटा दिया जाएगा। एल्डर काउंसिल में एक एल्डर के रूप में एक पद का व्यापार करना जो विराट के जीवन के लिए हटाया जाना तय है, एक ऐसा सौदा है जो अविश्वसनीय रूप से सार्थक लगता है। एल्डर नक्श की बातें सुनकर एल्डर शंकर चुप हो गए। एल्डर काउंसिल के एक एल्डर के उच्च पद और शक्ति के आदी होने के बाद उस उच्च अधिकार को खोना उनके लिए एक कठिन बात होगी।
एल्डर शंकर, चिंता न करें। यदि आप इसमें सफल होते हैं, भले ही आप अंत में एल्डर काउंसिल के एल्डर न बने, हम आपको मुआवजा देंगे और आपको कभी नुकसान नहीं होने देंगे। एल्डर शंकर की चुप्पी देखकर एल्डर नक्श ने उन्हें फिर से सांत्वना दी। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। एल्डर शंकर ने अंत में सिर हिलाया और कहा। शौर्य ने हिमशिखा और जयवर्धन को फंसाने के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिली भगत की। यदि इस मामले पर एल्डर काउंसिल की बैठक में चर्चा की गई तो जिया परिवार को लगभग निश्चित रूप से सजा का सामना करना पड़ेगा और परिषद के एल्डर के रूप में उनका पद भी सबसे अधिक संभावना है कि खो जाएगा। चूंकि ऐसी बात थी, इसलिए एल्डर नक्श के अनुरोध से सहमत होना बेहतर था। यदि यह सफल हुआ तो उन्हें भारी मुआवजा मिल सकता था। एल्डर नक्श सही थे। परिषद के एल्डर के रूप में एक पद का व्यापार करना जो विराट के जीवन के लिए खोना तय था, एक ऐसा सौदा था जो बुरा नहीं था, चाहे आप इसे कैसे भी देखें। इसके अलावा विराट ने उनके शांति समर्थक गुट के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा किया। अभी विराट केवल महान क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार था, फिर भी उसने उन्हें इतना महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था। एक बार जब विराट आरोहण लोक या यहां तक कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर जाएगा तो उनके शांति समर्थक गुट के पास दांव संघ में पैर जमाने की जगह कहां होगी। यह छोटा जानवर उनके शांति समर्थक गुट के लिए अपने पिता सूर्यवीर की तुलना में बहुत बड़ा खतरा था। यदि इस खतरे को जल्द ही समाप्त नहीं किया गया तो शांति गुट अंततः उस छोटे जानवर द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। एल्डर नक्श और अन्य लोगों के एक समझौते पर पहुंचने के बाद उन्होंने तितर बितर होने से पहले योजना के विशिष्ट विवरणों पर चर्चा की। मध्य महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक पहाड़ी गुफा में एक सुंदर युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी मूल रूप से अत्यंत शक्तिशाली साधना आभा साधारण हो गई थी और वह आरोहण लोक के मध्य चरण के मार्शल कलाकार से अलग नहीं दिख रहा था। वीरू, तुम्हारी साधना? शिखा शर्मा ने यह देखकर आश्चर्य से पूछा। युवक की साधना मूल रूप से दिव्य विकास लोक के मध्य चरण जितनी ऊंची थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह गिर गई है, उसी आरोहण लोक के मध्य चरण में आ गई है जैसे वह थी। इस स्थिति ने शिखा शर्मा को चौंका दिया और वह नहीं जानती थी कि युवक के साथ क्या हुआ था। शिखा, चिंता मत करो, मेरी साधना ठीक है। मैंने अपनी सच्ची साधना आभा को छिपाने के लिए बस एक श्वास गोपन कला का उपयोग किया है। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह बोला, उसने तुरंत अपनी सच्ची साधना आभा जारी की, जो अभी भी विशाल और भयानक थी, एक दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के कल्टीवेटर की आभा। यह देखकर शिखा शर्मा ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन फिर वह फिर से उत्सुक महसूस करने से नहीं रोक सकी। वीरू, यह श्वास गोपन कला आखिर क्या है? यह बहुत अद्भुत है। किसी की साधना आभा को इस हद तक छिपाने में सक्षम है। अगर लोग तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं जानते तो वे सोचेंगे कि तुम एक आरोहण लोक के मध्य चरण के मार्शल कलाकार हो। शिखा शर्मा ने युवक की ओर देखा। उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था। यह एक गुप्त तकनीक है जो मैंने अपने असली स्व से प्राप्त की है। इसे संचालित करके मैं अपनी आभा को पूरी तरह से छिपा सकता हूं। यह वास्तव में अद्भुत है। अगर मैं चाहूं तो मैं न केवल अपनी आभा को आरोहण लोक के मध्य चरण तक छिपा सकता हूं, बल्कि इसे पूरी तरह से छिपा सकता हूं। आसानी से खुद को बिना किसी साधना के एक साधारण व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न कर सकता हूं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने असली स्व के साथ जुड़ने के बाद उसने उसके बारे में लगभग सब कुछ जान लिया था और उससे बड़ी मात्रा में मार्शल आर्ट्स विरासत और ताबीज व्यूह के रहस्य प्राप्त किए थे। वह अब मूल रूप से वह सब कुछ जानता था जो विराट का असली स्व जानता था। तुम्हारा इस वाले से क्या मतलब है? मैं तुम्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दूंगी। तुम हो और वह है। तुम्हें अब उसे इस वाला कहने की अनुमति नहीं है। शिखा शर्मा ने असंतोष में नाक सिकोड़ी। ठीक है, मैं उसे इस वाला नहीं कहूंगा। लड़के के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिखा शर्मा खुशी से झूम उठी। उसने खुद को लड़के की बाहों में फेंक दिया, अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी, उसकी आंखों में देखा और नखरे से कहा, और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। वह लड़के को खोने से बहुत डरी हुई थी। हर बार जब वह विराट को देखता तो उसे खोने का जोखिम और भी बढ़ जाता। शिखा शर्मा वास्तव में ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसे किसी भी खतरे को होने से रोकना था और एकमात्र तरीका लड़के को विराट से दोबारा मिलने से रोकना था। शिखा शर्मा की बात सुनकर लड़का चुप हो गया। वीरू, प्लीज मुझसे वादा करो। लड़के की चुप्पी देखकर शिखा शर्मा ने तुरंत उसकी गर्दन को गले लगा लिया और उसे हिलाया, नखरे से विनती की। शिखा, मुझे खेद है, मैं इसके लिए सहमत नहीं हो सकता। युवक लंबे समय तक चुप रहा और अंत में अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए मूल विराट को फिर कभी न देखना असंभव था। वह विराट का अवतार था, अनिवार्य रूप से उसका केवल एक हिस्सा। उसकी आत्मा मूल विराट की आत्मा के आधे हिस्से से बनी थी। वह पहले अपनी उत्पत्ति नहीं जानता था, लेकिन मूल विराट के साथ जुड़ने और उसकी यादें प्राप्त करने के बाद वह जानता था कि वह कौन था, तो वह संभवतः अपने खिलाफ कुछ कैसे कर सकता था। यदि वह शिखा शर्मा के प्यार में इतना गहरा नहीं होता और उसे जाने नहीं दे सकता था तो उसकी चेतना पहले ही मूल विराट में वापस विलीन हो गई होती। युवक की बातें सुनकर शिखा शर्मा भी खामोश हो गई। काफी देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने सुंदर युवक के चेहरे को देखा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और रूंधे गले से कहा, वीरू, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने आज क्या कहा। मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उसने उसे अपने अनुरोध पर सहमत होने के लिए मजबूर नहीं किया, केवल यह उम्मीद की कि वह हमेशा अपना वादा याद रखेगा और उसे कभी नहीं छोड़ेगा। शिखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युवक ने धीरे से शिखा शर्मा के बालों को सहलाया और धीरे से कहा, वीरू, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने के लिए घर ले जाऊंगी। शिखा शर्मा युवक की बाहों में सिमट गई, उसकी गर्दन को गले लगा लिया। हालांकि उसने उसे विराट को फिर कभी न देखने के अपने अनुरोध पर सहमत होने के लिए मजबूर नहीं किया, फिर भी शिखा शर्मा उससे जितना संभव हो उतना दूर रहना चाहती थी। विराट मध्य महाद्वीप में था, जबकि शर्मा परिवार पूर्वी महाद्वीप में था। उनके बीच एक अथाह विशाल दूरी थी। जब तक युवक उसके साथ पूर्वी महाद्वीप में शर्मा परिवार में वापस जाता, विराट के पास उससे मिलने का अवसर नहीं होता, भले ही वह चाहता। ठीक है, युवक ने सहमति में सिर हिलाया। युवक स्वाभाविक रूप से शिखा शर्मा की भावनाओं से अवगत था, लेकिन उसने उसके इरादों को उजागर नहीं किया। शिखा शर्मा उसके असली स्व विराट के पास मौजूद अद्भुत क्षमताओं से अनजान थी। यदि उसका असली स्व उसे देखना चाहता तो दूरी कोई बाधा नहीं थी। वीरू, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। युवक की सहमति सुनकर शिखा शर्मा बहुत खुश हुई। उसने उसकी गर्दन को गले लगा लिया और उसके गाल पर एक गहरा चुंबन दिया। वीरू, चलो अब निकलते हैं। शिखा शर्मा युवक की बाहों से कूदी, उसका हाथ पकड़ा और उत्सुकता से अपनी घर की यात्रा पर निकल पड़ी। वह अब चाहती थी कि वह मध्य महाद्वीप से जितना संभव हो उतना दूर हो सके। इस बार शिखा शर्मा को यात्रा या अवकाश की कोई इच्छा नहीं थी। वह केवल जल्द से जल्द पूर्वी महाद्वीप में अपने घर लौटना चाहती थी। उस युवक की सहमति सुनते ही शिखा शर्मा खुशी से झूम उठी। उसने युवक के गले में बाहें डाली और उसके गाल पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। वीरू, चलो अब जल्दी निकलते हैं। शिखा शर्मा युवक की बाहों से उछलकर अलग हुई, उसका हाथ पकड़ा और उत्साह से घर की ओर जाने वाली यात्रा पर निकल पड़ी। अब वह मध्य महाद्वीप से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहती थी। इस बार शिखा शर्मा के मन में घूमने फिरने की कोई इच्छा नहीं थी। वह बस जल्द से जल्द पूर्वी महाद्वीप स्थित अपने घर लौटना चाहती थी। मध्य महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में कृष्णधुंध वन के बाहरी इलाके में एक विशाल और प्यारी सी सफेद बिल्ली जंगल में लेटी हुई थी। उसकी आंखें आराम करने के लिए आधी बंद थीं। अचानक एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजी और उस बिल्ली के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ओज फूट पड़ा। हाँ, शार्दुल महाराज ने आखिरकार आरोहण लोक के अंतिम चरण को पार कर लिया है। वह सफेद बिल्ली जमीन से उछली और विजय भाव में अपना पंजा लहराया।
अब अगर हमारा सामना उस दुष्ट जालिम सिंह से हुआ तो उससे निपटने के लिए शार्दुल महाराज अकेले ही काफी हैं। आरोहण लोक के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद शार्दुल की शक्ति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी, जिससे वह आरोहण लोक के शिखर पर बैठे जालिम सिंह को संभालने में पूरी तरह सक्षम हो गया था। अब से जिस दिशा की वह रक्षा कर रहा था वह पूरी तरह से जोखिम मुक्त होगी। यदि जालिम सिंह ने उसकी दिशा से घुसपैठ करने की हिम्मत की तो वह उस मूर्ख छोटी चिड़िया नीलिमा की तरह जालिम सिंह को देखते ही भागने के बजाय उसे अपनी असली ताकत दिखा देगा। शार्दुल ने तुरंत विराट को अपनी इस सफलता की सूचना दी। शार्दुल की तरक्की की खबर सुनकर विराट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अनंत परम मीनार से विशाल कछुए कुर्मा को बुलाया और उसे अपनी जगह पहरे पर लगा दिया, जबकि वह खुद शार्दुल के स्थान पर गया ताकि वहां एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित कर सके और शार्दुल की नई शक्ति को जल्दी से स्थिर कर सके। यह काम पूरा करने के बाद विराट अपनी जगह पर वापस लौटा और अपनी साधना जारी रखी। विराट द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के साथ शार्दुल को अब अपनी तेजी से बढ़ी हुई शक्ति के अस्थिर होने का कोई डर नहीं था। उसने दिव्य विकास लोक के एक रक्त पिशाच का शव निकाला, उसका एक पंख तोड़ा और उसे निगल लिया। फिर वह व्यूह के भीतर दौड़ गया। वहां मौजूद तीक्ष्ण तलवार संकल्प का उपयोग करते हुए उसने अपने सच्चे सार और शारीरिक बल को तपाया, जिससे उसकी नींव लगातार मजबूत होती गई। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह और दिव्य विकास लोक के रक्त पिशाच के शव की संयुक्त शक्ति के साथ शार्दुल की साधना तेजी से आसमान छूने लगी। कृष्णधुंध वन की दूसरी ओर आकाश में एक आकृति जो इतनी अलौकिक थी कि स्वर्ग से उतरे किसी देवता जैसी प्रतीत होती थी, ऊपर आकाश में पालथी मारे बैठी थी। इस आकृति के सामने एक बिल्कुल साफ और पारदर्शी प्राचीन तलवार तैर रही थी, जिससे असीमित ठंडक निकल रही थी। तलवार और उस आकृति से निकलने वाली ठंडक लगातार मिल रही थी, जिससे चारों ओर अनगिनत ओस और बर्फ के कण गिर रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि आसपास के आकाश में कभी-कभी बर्फ की मोटी परतें जम जाती थीं, जिससे पूरा विस्तार जम जाता था। जैसे जैसे तलवार और उस आकृति की ठंडक एक होती गई, उस आकृति का साधना ओज लगातार बढ़ता गया। दूरी पर जयवर्धन आकाश के इस दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखों में सदमे और मिश्रित भावनाओं की झलक थी। दांव संघ की विरासत भूमि में जूनियर सिस्टर हिमशिखा को मिली यह प्राचीन दिव्य तलवार आखिर किस मूल की थी? यह इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? यह प्राचीन दिव्य हथियार न केवल अकल्पनीय रूप से उच्च श्रेणी का था, बल्कि इसमें असीमित शक्ति भी समाहित थी। जिस शक्ति को हिमशिखा ने पहले परिष्कृत किया था वह इस प्राचीन तलवार के भीतर समाहित शक्ति की तुलना में समुद्र में एक बूंद के समान थी। हालांकि जैसे जैसे हिमशिखा अधिक से अधिक शक्ति को परिष्कृत करती गई और प्राचीन तलवार के साथ उसका जुड़ाव मजबूत होता गया, उसका साधना स्तर अकल्पनीय गति से बढ़ रहा था। जयवर्धन देख सकता था कि हिमशिखा की साधना आश्चर्यजनक गति से सुधर रही थी, लगभग छलांग लगाकर बढ़ रही थी। मौजूदा हिमशिखा दांव संघ से पहली बार निकलने के समय की तुलना में लगभग 2 गुनी शक्तिशाली थी। उस समय जयवर्धन की शक्ति लगभग हिमशिखा के बराबर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हिमशिखा की शक्ति उससे कहीं आगे निकल गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हिमशिखा और वह प्राचीन तलवार और अधिक मजबूती से एक दूसरे में विलीन होते गए और उसके द्वारा परिष्कृत शक्ति बढ़ती गई, जिससे उनके बीच का अंतर और भी चौड़ा होता गया। दूर आकाश में उस अलौकिक आकृति को देखते हुए जयवर्धन को ईर्ष्या और आशीर्वाद दोनों का एहसास हुआ। हिमशिखा जितनी मजबूत होगी वह दांव संघ और मानव जाति को उतनी ही अधिक मदद दे पाएगी। स्वाभाविक रूप से वह यही चाहता था कि हिमशिखा की शक्ति यथासंभव बढ़े। यश, बलराम और वैदेही सभी जयवर्धन के पास ही रुके रहे। हिमशिखा के करीब एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हिमशिखा के आसपास का स्थान बहुत अधिक ठंडा था। अपनी तमाम शक्ति के बावजूद उन्हें उस अत्यधिक ठंड को सहन करना मुश्किल लगा। बेशक बाकी लोग भी खाली नहीं बैठे थे। इलाके की रखवाली करते हुए उन्होंने भी लगन से साधना की। जूनियर सिस्टर वैदेही, तुम क्या खा रही हो? एक दिन जब वैदेही कुछ तीसरे संस्करण के नागदंत चावल खा रही थी, बलराम वहां आया और एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, नागदंत चावल? तुम तो यह हर समय खाते हो, जब जवाब जानते हो तो पूछते क्यों हो? वैदेही ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, जूनियर सिस्टर वैदेही जो नागदंत चावल खा रही हैं वह हमारे खाने वाले चावलों से अलग लगता है। जूनियर सिस्टर वैदेही के चावलों की तुलना में हम जो खाते हैं वह तो दोयम दर्जे का माल लगता है। बलराम ने कहा, बेशक मैं जो नागदंत चावल खाती हूँ वह विराट की तरफ से विशेष आपूर्ति है। तुम जो खाते हो वह मेरे चावलों की बराबरी नहीं कर सकता। वैदेही ने गर्व से कहा। वह जो नागदंत चावल खा रही थी वह तीसरा संस्करण था, जबकि बलराम, यश और जयवर्धन केवल पहला संस्करण खाते थे, जो तलवार संप्रदाय से निर्यात किया गया संस्करण था। दोनों के प्रभावों में 100 गुना से अधिक का अंतर था, तो उनकी तुलना कैसे की जा सकती थी? जूनियर सिस्टर वैदेही, क्या मुझे तुम्हारे तीसरे संस्करण वाले नागदंत चावल का थोड़ा स्वाद चखने को मिल सकता है? बलराम ने एक लालची मुस्कान के साथ कहा, सपने में भी नहीं। मुझे अपने तीसरे संस्करण के नागदंत चावल को विराट से युद्ध अंकों का उपयोग करके बदलना पड़ता है। यह मुफ्त नहीं है। वैदेही ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। हालांकि उसने तलवार संप्रदाय में रहने के दौरान विभिन्न मिशनों को अंजाम देकर बहुत सारे युद्ध अंक अर्जित किए थे, लेकिन उसके अंक सीमित थे। वह जिन साधना संसाधनों का आदान प्रदान कर सकती थी वे केवल उसकी दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त थे, इसलिए वह उन्हें मुफ्त में देने के लिए तैयार नहीं थी। जूनियर सिस्टर वैदेही, मैं इसे पैसों से खरीद सकता हूं, मैं तुम्हारा माल मुफ्त में नहीं लूंगा। बलराम ने कहा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? वैदेही ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, पहले पैसे निकालो। इस तीसरे संस्करण के नागदंत चावल की कीमत 1,09वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति पाउंड है। मैं तुम्हें छूट दूंगी। मैं तुम्हें इसे 1 करोड़ 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रतिदाना के हिसाब से बेचूंगी। क्या 1,09वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रति पाउंड? वैदेही की बातें सुनकर बलराम दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो डकैती थी, व्यापार नहीं। जूनियर सिस्टर वैदेही, क्या मैं इसे उधार पर ले सकता हूं? जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चुका दूंगा। काफी देर बाद बलराम होश में आया और बेशर्मी से बोला, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने सीमा पर अर्जित सभी युद्ध अंकों का उपयोग साधना संसाधनों के आदान प्रदान के लिए कर लिया था। वर्तमान में उसके पास जो नागदंत चावल थे वे सेना के रसद विभाग में युद्ध अंकों के बदले प्राप्त किए गए थे। वह आमतौर पर अपने युद्ध अंक कमाते ही खर्च कर देता था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अगर पैसे हैं तो जल्दी से निकालो, अगर नहीं है तो दफा हो जाओ। वैदेही ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया। वह बलराम को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह एक नंबर का बदमाश था। अगर उसने सच में उसे उधार दिया तो उसे वह कभी वापस नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। जो कोई भी उसे जानता था वह जानता था कि वह एक कंगाल भिखारी था। वैदेही की बातें सुनकर बलराम केवल निराश होकर अपनी सीट पर लौट सका। अब उसने वैदेही को परेशान नहीं किया। सच कहूं तो वैदेही इतनी अधिक कीमत पर नागदंत चावल बेच रही थी। भले ही उसके पास पैसे होते वह इसे खरीदने को तैयार नहीं होता। वैदेही ने जो कीमत तय की थी वह दांव संघ के सैन्य मुख्यालय में बदले जाने वाले नागदंत चावल की कीमत से लगभग 10,000 गुना अधिक थी। भले ही वैदेही जो नागदंत चावल खा रही थी वह उसके चावलों से बहुत उच्च श्रेणी का दिखता था, लेकिन इसकी कीमत 10,000 गुना अधिक नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसके पास वास्तव में इतना पैसा होता तो वह दांव संघ के सैन्य मुख्यालय में और गोलियां खरीदना बेहतर समझता। बलराम को जाते देख वैदेही ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इतनी ऊंची कीमत बताने का कारण यह था कि वह बेचना ही नहीं चाहती थी। आखिरकार नागदंत चावल का तीसरा संस्करण अभी भी तलवार संप्रदाय के आंतरिक उपयोग के लिए था और बाहरी रूप से नहीं बेचा जा रहा था। यहां तक कि विराट भी बाहरी रूप से नागदंत चावल का तीसरा संस्करण नहीं बेचता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी मर्जी से इसे निजी तौर पर बेचने की हिम्मत नहीं करेगी। पलक झपकते ही कई महीने बीत गए। विराट और अन्य लोग कृष्णधुंध वन की 4 दिशाओं में तैनात थे, लेकिन इन महीनों में उन्हें जालिम सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि हिमशिखा का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। वह थोड़ा और इंतजार करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। विराट ने गणना की कि गिरीश के साथ उसके पिछले सौदे को लगभग 1 वर्ष हो चुका था और गिरीश के साथ व्यापार करने के लिए फिर से शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया था। लेकिन अब वह कृष्णधुंध वन में बहुत दूर था और स्पष्ट रूप से समय पर दक्षिणी महाद्वीप नहीं लौट सकता था। इस बार लेन देन किसी और को संभालना होगा।
दक्षिणी महाद्वीप। सफेद वस्त्र पहने विराट तलवार संप्रदाय के क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर पहुंचा और एल्डर योगिता को पाया, जो अपने महल में साधना कर रही थी। उसने एल्डर योगिता को गिरीश के साथ लेन देन करने के लिए शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का काम सौंपा। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र और दक्षिणी महाद्वीप को जोड़ने वाला अंतरआयामी टेलीपोर्टेशन व्यूह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में स्थित था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर गिरीश के साथ तय किए गए लेन देन स्थान सम्राट स्तर की 13वीं मुहर से पूरे 170 खरब मील दूर थे। पहले उसके मुख्य शरीर ने एक स्थानिक चैनल बनाने के लिए अनंत परम मीनार पर भरोसा किया था, जिससे वह बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से सम्राट स्तर की 13वीं मुहर के आसपास जल्दी पहुंच सकता था। अब उसका मुख्य शरीर अभी भी कृष्णधुंध वन में था और समय पर वापस नहीं आ सकता था। यदि वह इस निर्मल अवतार के साथ धीरे धीरे उड़ता तो शायद बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से सम्राट स्तर की 13वीं मुहर तक की यात्रा में ही कई महीने लग जाते। हालांकि एल्डर योगिता की गति के साथ वह सड़क पर बहुत अधिक समय बर्बाद किए बिना आधे महीने से भी कम समय में पहुंच सकती थी। विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। विराट, चिंता मत करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो, मैं गारंटी देती हूं कि मैं इसे पूरी तरह से संभाल लूंगी। एल्डर योगिता ने अपनी छाती थपथपाई, एक आत्मविश्वास भरा वादा किया। तो मैं आपको कष्ट दूंगा सीनियर योगिता, सफेद वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने एल्डर योगिता को एक स्थानिक अंगूठी दी, जिसमें 100 अरब जिन नागदंत चावल थे, जो उसने पहले ही तैयार कर लिए थे। एल्डर योगिता ने स्थानिक अंगूठी ली और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत निकल पड़ी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एल्डर योगिता ने 6 या 7 दिनों तक उड़ान भरी और सम्राट स्तर की 13वीं मुहर पर पहुंची। उसकी ताकत अब उससे कहीं अधिक थी जब वह पहली बार सम्राट स्तर की 13वीं मुहर पर आई थी, और उसकी उड़ान की गति लगभग दोगुनी हो गई थी। पहली बार जब वह आई थी तो उसे वहां उड़ने में आधा महीना लगा था। अब वह केवल 6 या 7 दिनों में पहुंच सकती थी। सम्राट स्तर की 13वीं मुहर पर पहुंचने पर एल्डर योगिता ने पाया कि गिरीश पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता था कि यह आदमी हर समय वहीं रहता था, चाहे वह उसे खोजने के लिए कभी भी आए, वह वहीं मिलता था। साथ ही दांववादी योगिता बहुत समय बाद मिले। एल्डर योगिता को आते देख गिरीश तुरंत उसका स्वागत करने गया, सम्मानपूर्वक झुकते हुए। साथ ही दांववादी गिरीश, वास्तव में बहुत समय हो गया। एल्डर योगिता ने भी झुककर अभिवादन किया। साथ ही दांववादी योगिता, इस बार भाई विराट यहाँ क्यों नहीं है? गिरीश ने एल्डर योगिता की ओर देखा और पाया कि केवल एल्डर योगिता आई थी। विराट अनुपस्थित था। पहले जब विराट उसके साथ व्यापार करने आता था तो वह या तो एल्डर योगिता को लाता था या अकेले आता था। उसने एल्डर योगिता को पहले कभी अकेले आते नहीं देखा था, इसलिए गिरीश काफी हैरान था। क्या भाई विराट को कुछ हो गया था? इस पल गिरीश को एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हुई। विराट इस लेन देन की सबसे महत्वपूर्ण नींव था। अगर विराट को कुछ हो गया तो शायद यह लेन देन अपनी स्थिरता बनाए नहीं रख पाएगा। भले ही यह जारी रहे, नया प्रभारी व्यक्ति भाई विराट जितना ईमानदार और सीधा नहीं हो सकता है। विराट कुछ मामलों में उलझा हुआ है और नहीं आ सकता, इसलिए इस बार मैं साथी दांववादी गिरीश के साथ लेन देन की प्रभारी रहूंगी। एल्डर योगिता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ साथी दांववादी गिरीश, क्या आप मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं? नहीं 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 साथी दांववादी योगिता, आप यह क्या कह रही हैं? गिरीश ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, मैं ऐसे विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं बस चिंतित था कि भाई विराट को कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा। कृपया इसके बारे में ज्यादा न सोचें साथी दांववादी योगिता। वह एल्डर योगिता को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यदि भविष्य में एल्डर योगिता इस लेन देन की प्रभारी होने वाली थी तो उसे नाराज करना शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य को काटने के बराबर होगा। एल्डर योगिता के सामने गिरीश अत्यंत विनम्र बना रहा। आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विराट बिल्कुल ठीक है। वह बस प्रशिक्षण के लिए बाहर गया है और समय पर वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसने मुझे उसके लिए यह लेन देन पूरा करने के लिए कहा। एल्डर योगिता ने हाथ हिलाया और कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। यह सुनकर गिरीश ने राहत की एक लंबी सांस ली और बार बार कहा। एल्डर योगिता ने उसके साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे 100 अरब जिन नागदंत चावल वाली स्थानिक अंगूठी निकाली और गिरीश के साथ व्यापार किया। यह देखकर कि लेन देन की मात्रा अभी भी 100 अरब जिन नागदंत चावल थी, गिरीश को और भी अधिक राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि भाई विराट वास्तव में ठीक था। वह बस प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था और समय पर वापस नहीं आ सका। यही वजह थी कि उसने एल्डर योगिता को अपनी ओर से लेन देन पूरा करने के लिए भेजा था और उसका पिछला अनुमान वास्तव में सही था। उनके संप्रदाय में भाई विराट का दर्जा वास्तव में अकल्पनीय रूप से ऊंचा था। यह आश्चर्यजनक है कि एल्डर योगिता जैसी दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ भी इतनी आसानी से उसकी बात मानती थी। एल्डर योगिता के शब्दों से वह यह भी समझ गया कि वह विराट के आदेश पर इस मिशन को अंजाम दे रही थी। इससे संकेत मिलता था कि विराट के संप्रदाय के भीतर एल्डर योगिता को विराट के आदेशों का पालन करना आवश्यक था। सैकड़ों अरब जिन नागदंत चावल वाली स्थानिक अंगूठी स्वीकार करने के बाद गिरीश ने विराट के साथ अपने पिछले लेनदेन की तरह एल्डर योगिता को नागदंत चावल के बदले में 30 से अधिक जन्मजात जादुई खजाने और हजारों 9वीं श्रेणी के जादुई खजाने दिए। एल्डर योगिता ने खजाने स्वीकार किए लेकिन वहां रुकी नहीं। उसने गिरीश से विदा ली और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ गई। एल्डर योगिता के जाने के बाद गिरीश ने भी सैकड़ों अरब जिन नागदंत चावल वाली स्थानिक अंगूठी ली और अमर स्तर की मुहर की ओर उड़ गया। 6 या 7 दिनों की उड़ान के बाद एल्डर योगिता बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों पर पहुंची और संप्रदाय के टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आई। दक्षिणी महाद्वीप में वापस आकर एल्डर योगिता ने लेन देन की सारी कमाई सफेद वस्त्रधारी विराट को दे दी। मिशन के भुगतान के रूप में विराट ने उसे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी भी दी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को पकड़कर एल्डर योगिता बहुत प्रसन्न हुई। इस पल उसे अचानक एल्डर विदुषी और एल्डर नयना से किया गया अपना वादा याद आया। वह उन्हें इस मिशन पर ले जाना भूल गई थी और वह अपनी बात से मुकर नहीं सकती थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद एल्डर योगिता ने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की लौकी ली और एल्डर विदुषी और एल्डर नयना को ढूंढकर उनके साथ मदिरा पान किया। चूंकि वह उन्हें इस मिशन पर नहीं ले गई थी, इसलिए वह अपने इनाम का कुछ हिस्सा उनके साथ साझा करेगी। इस तरह इसे अपना वादा तोड़ना नहीं माना जाएगा। एल्डर विदुषी और एल्डर नयना प्राचीन दिव्य धारा मदिरा से बहुत ललचाई थीं, लेकिन वे समझदार थीं और बहुत ज्यादा पीने की हिम्मत नहीं करती थीं। आखिरकार उन्होंने इस मिशन में बहुत अधिक योगदान नहीं दिया था और वे अपनी जूनियर सिस्टर का बहुत अधिक फायदा नहीं उठाना चाहती थीं। अगर बात विराट का फायदा उठाने की होती तो वे संकोच नहीं करती, लेकिन अपनी जूनियर सिस्टर के साथ वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वे सीनियर सिस्टर्स थीं और उन्हें अपनी जूनियर सिस्टर का लगातार फायदा उठाने में दोषी महसूस होता था। भले ही एल्डर योगिता अमीर थी, लेकिन अंततः जूनियर सिस्टर विराट के लिए काम कर रही थी, न कि विराट जैसे किसी नए नवाब के लिए। दोनों के साथ मदिरा पान करने के बाद एल्डर योगिता अपने महल में लौट आई। शून्य समाधि महाद्वीप, अमर स्तर की मुहर के ऊपर गिरीश ने एल्डर पवन को 10 अरब जिन से अधिक नागदंत चावल वाली स्थानिक अंगूठी सौंपी। एल्डर पवन की दिव्य चेतना स्थानिक अंगूठी में घुस गई और यह देखकर कि इसमें एक और 10 अरब जिन नागदंत चावल हैं, उसने संतोष के साथ सिर हिलाया और गिरीश की बहुत प्रशंसा की। इस बार को मिलाकर यह 5वीं बार था जब गिरीश ने 10 अरब जिन से अधिक नागदंत चावल खरीदे थे। कुल मिलाकर गिरीश ने 50 अरब जिन से अधिक नागदंत चावल खरीदे थे। इतनी भारी मात्रा में नागदंत चावल ने न केवल शून्य समाधि महाद्वीप की तत्काल जरूरतों को हल किया, बल्कि शून्य समाधि महाद्वीप के अधिकांश योद्धाओं को अपने सच्चे सार को अपनी चरम अवस्था में वापस लाने की अनुमति भी दी। वैसे एल्डर पवन, जिस व्यक्ति के साथ मैंने इस बार नागदंत चावल का व्यापार किया, वह भाई विराट नहीं था, बल्कि साथी दांववादी एल्डर योगिता थी। गिरीश ने अचानक कहा। उसे लगा कि उसे अभी भी इस मामले की रिपोर्ट एल्डर पवन और एल्डर शेखर को देनी चाहिए। हालांकि एल्डर योगिता ने कहा था कि विराट केवल प्रशिक्षण के लिए दूर था और समय पर वापस नहीं आ सकता था, इसलिए उसे इस लेन देन में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया था। लेकिन गिरीश यह गारंटी नहीं दे सकता था कि एल्डर योगिता ने जो कहा वह 100% सच था। यह मामला बहुत महत्व का था और उसे अभी भी तीनों एल्डर्स को इसकी रिपोर्ट करनी थी। क्या कहा तुमने? जिस व्यक्ति के साथ तुमने इस बार व्यापार किया, वह भाई विराट नहीं था? गिरीश की बातें सुनकर एल्डर पवन के चेहरे का रंग बदल गया। एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण के भाव भी बेहद गंभीर हो गए। यह नागदंत चावल का सौदा उनके शून्य समाधि महाद्वीप के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था और उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना था।
इस मामले में कोई भी बदलाव उनके शून्य समाधि महाद्वीप की भविष्य की स्थिति को प्रभावित कर सकता था। हाँ, मुझसे पहले हमेशा भाई विराट ही व्यापार करते थे, यहां तक कि जब साथी दांववादी योग्यता मेरे साथ होती थी तब भी भाई विराट कभी अनुपस्थित नहीं रहते थे। लेकिन इस बार मैंने भाई विराट को नहीं देखा। गिरीश ने कहा, क्या भाई विराट को कुछ हो सकता है? एल्डर पवन ने गंभीर भाव से पूछा। साथी दांववादी योग्यता ने कहा कि भाई विराट बस प्रशिक्षण के लिए बाहर हैं और समय पर वापस नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से साथी दांववादी योग्यता को उनकी जगह यह लेन देन पूरा करने के लिए कहा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि साथी दांववादी योग्यता ने जो कहा वह सच है, गिरीश ने कहा। गिरीश की बातें सुनकर एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण चुप हो गए। अगर वास्तव में वैसा ही है जैसा साथी दांववादी योग्यता ने कहा कि भाई विराट बस प्रशिक्षण के लिए बाहर हैं और समय पर वापस नहीं आ सकते, तो यह ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भाई विराट को कुछ हो गया है, तब तो बहुत बुरा होगा, एल्डर लक्ष्मण ने कुछ चिंता के साथ कहा। इतने सारे लेन देन के बाद विराट ने उनका पूरा भरोसा जीत लिया है। अगर कोई और इस मामले का प्रभारी है तो कई अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं। यह सौदा जारी रह सकता है या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है और भले ही यह हो सके, यह कहना मुश्किल है कि दूसरा पक्ष कीमत बढ़ाएगा या नहीं। पहले नागदंत चावल के लिए विराट की कीमत काफी उचित थी। उनकी दुर्दशा देखने के बावजूद उसने उनसे अधिक शुल्क नहीं लिया, इसलिए वे उम्मीद करते थे कि विराट उनका व्यापारी बना रहेगा। हम अपनी उम्मीदों को ख्याली पुलाव पर नहीं टिका सकते। ऐसा लगता है कि हमें जल्द ही एक प्रतिक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है, एल्डर पवन ने भारी आवाज में कहा। एल्डर पवन, हमें आगे क्या करना चाहिए? एल्डर लक्ष्मण ने पूछा। अब से देव स्तर की मुहर की रक्षा करने वाले योद्धाओं को छोड़कर जिन्हें पिछले मानक के अनुसार नागदंत चावल मिलते रहेंगे, अन्य योद्धाओं को अब यह मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब से नागदंत चावल युद्ध अंकों के अनुसार वितरित किए जाएंगे। जो कोई भी नागदंत चावल चाहता है उसे युद्ध अंकों के बदले इसका आदान प्रदान करना होगा, एल्डर पवन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। इस पल एल्डर पवन अब वह दयालु और परोपकारी बुजुर्ग नहीं था जैसा वह कभी था। उसने अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल दिया था, जो कुछ हद तक ठंडा और कठोर दिखाई दे रहा था। मैं एल्डर पवन के प्रस्ताव से सहमत हूं। वास्तव में हमें ऐसा बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। कृतज्ञ हरामखोरों का झुंड। हमारे शून्य समाधि महाद्वीप पर संकट पूरी तरह से टला भी नहीं है और वे पहले से ही अपनी शक्ति बढ़ाने और व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए डाकुओं को पालने के बारे में सोच रहे हैं। घाव अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं है और वे अतीत के सबक भूल गए हैं, एल्डर शेखर ने उपहास किया। जब से उसने सुना था कि मुहर की रक्षा करने वाले योद्धा गंगा को मुहर के नीचे मौजूद हड्डी दानवों से निपटने से रोक रहे थे, एल्डर शेखर बेहद गुस्से में था। अगर एल्डर पवन ने उसे नहीं रोका होता तो वह निश्चित रूप से उन लोगों को एक गहरा सबक सिखाता जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए डाकुओं को पालना चाहते थे। लेकिन तब एल्डर पवन ने माना कि इन योद्धाओं ने लाखों वर्षों तक मुहर की रक्षा की है और भले ही उन्होंने कोई महान योगदान नहीं दिया हो, फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है। उन्होंने मुहर की रक्षा करने के उनके वर्षों के मुआवजे के रूप में उन्हें कुछ और वर्षों के लिए नागदंत चावल प्रदान करने का निर्णय लिया। चूंकि एल्डर पवन ने तब ऐसा कहा था, इसलिए एल्डर शेखर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और नागदंत चावल की आपूर्ति के स्थिर और निरंतर होने की गारंटी नहीं होने के कारण एल्डर पवन स्वाभाविक रूप से अपने पिछले प्रस्ताव को जारी नहीं रख सकता था। विराट के भविष्य के बारे में अनिश्चितता का मतलब था कि उन्हें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना था। यदि यह सौदा जारी नहीं रह सका तो उन्हें नागदंत चावल पर खर्च किए गए एक एक पैसे के साथ बेहद सावधान रहना होगा। एल्डर पवन, हम युद्ध अंकों का निर्धारण कैसे करेंगे और प्रत्येक अंक के बदले कितने नागदंत चावल का आदान प्रदान किया जा सकता है, इनका निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए? एल्डर लक्ष्मण ने पूछा। हम टूटी हुई मोहरों के आधार पर युद्ध अंक निर्धारित करेंगे, एल्डर पवन ने एक पल के विचार के बाद कहा। एक एकलव्य स्तर की मुहर तोड़ने पर 10 लाख जिन नागदंत चावल का इनाम मिलेगा और एक सम्राट स्तर की मुहर तोड़ने पर 1 करोड़ जिन नागदंत चावल का इनाम मिलेगा। जहां तक देव स्तर की मुहरों का सवाल है, एल्डर पवन ने उनका उल्लेख नहीं किया। वर्तमान में उसकी देव स्तर की मुहरों के भीतर मौजूद हड्डी दानवों को छूने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर सील किए गए सभी दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव थे। एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मुहरों में सील किए गए हड्डी दानव मूल बैच नहीं है, बल्कि वर्षों पहले सील किए गए लोगों के वंशज हैं। मूल महान क्षेत्र और आरोहण लोक के हड्डी दानव बहुत पहले बुढ़ापे से मर चुके हैं। हालांकि देव स्तर की मुहर में दिव्य विकास लोक के हड्डी दानव वही मूल बैच हैं जो सील किए गए थे। इन हड्डी दानवों की ताकत उनके सील किए गए वंशजों से कहीं अधिक है। ये मूल हड्डी दानव सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। भले ही लाखों साल बीत चुके हों और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई हो, फिर भी वे बेहद भयानक थे। पूर्ण निश्चितता के बिना एल्डर पवन इन दिव्य विकास लोक के हड्डी दानवों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से देव स्तर की मुहर नहीं खोलेगा। एल्डर पवन, क्या यह इनाम थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? एल्डर शेखर ने सवाल उठाया। गंगा के वर्णन के अनुसार एक एकलव्य स्तर की मुहर को तोड़ने के लिए केवल लगभग 1 लाख जिन नागदंत चावल की आवश्यकता होती है। एक सम्राट स्तर की मुहर को तोड़ने के लिए केवल लगभग 10 लाख जिन नागदंत चावल की आवश्यकता होती है। एल्डर पवन का इनाम संबंधित मुहर को तोड़ने के लिए आवश्यक नागदंत चावल से 10 गुना अधिक है। यदि इनाम केवल मुहर के नीचे हड्डी दानवों से निपटने के लिए पर्याप्त है तो मेरा अनुमान है कि बहुत कम लोग इसे करने के लिए प्रेरित होंगे। पर्याप्त प्रोत्साहन के बिना उनका उत्साह कहां से आएगा? एल्डर पवन हंसा। लेकिन इनाम इतना अधिक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि मुहर के नीचे हड्डी दानवों को तोड़ने के लिए वे जो उपभोग करेंगे उससे 2 या 3 गुना अधिक पर्याप्त होगा, एल्डर शेखर ने कहा। एल्डर शेखर की बातें सुनकर एल्डर पवन लंबे समय तक चुप रहा और अंत में आह भरकर कहा, इस अतिरिक्त इनाम को मुहर की रक्षा करने के उनके वर्षों के मुआवजे के रूप में समझो। यह सुनकर एल्डर शेखर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि एल्डर पवन बहुत नरम दिल और बहुत दयालु था। हड्डी दानव वंश पूरे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एक आम खतरा था और उन्हें खत्म करना शून्य समाधि महाद्वीप के प्रत्येक योद्धा का कर्तव्य था। जब हौसला पलट जाता है तो कोई भी अंडा सुरक्षित नहीं रहता। यदि वे हार गए तो पूरे शून्य समाधि महाद्वीप पर कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए एल्डर शेखर हमेशा से मानता था कि हड्डी दानव वंश को खत्म करना शून्य समाधि महाद्वीप के प्रत्येक योद्धा का कर्तव्य था और यह सौदेबाजी का मामला नहीं होना चाहिए। हालांकि एल्डर पवन अब शून्य समाधि महाद्वीप का सर्वोच्च नेता था। चूंकि एल्डर पवन ने अपना निर्णय ले लिया था, हालांकि एल्डर शेखर इससे पूरी तरह सहमत नहीं था। उसने आपत्ति नहीं की। एल्डर पवन ने उसकी ओर देखा लेकिन और कुछ नहीं कहा। एल्डर शेखर का स्वभाव हमेशा से इतना ही अडिग रहा है। वह खुद और दूसरों के प्रति बेहद सख्त और निर्दयी है, लेकिन कभी-कभी केवल जबरदस्ती के तरीकों पर भरोसा करने से सभी समस्याएं हल नहीं हो सकती। यह संघर्षों को और भी बढ़ा सकता है। अब शून्य समाधि महाद्वीप पर बहुत कम लोग बचे हैं और उनमें से प्रत्येक कभी न कभी युद्ध में साथी रहा है। एल्डर पवन नहीं चाहता कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएं कि उनके अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। एल्डर पवन, इतने बड़े इनाम के साथ क्या अकेले ये 10 अरब जिन नागदंत चावल पर्याप्त हो सकते हैं? एल्डर शेखर ने अंततः एक और प्रश्न उठाया। हम, तुम्हारी चिंता वास्तव में जायज है। चलो एक मानक तय करते हैं। हर साल केवल 100 एकलव्य स्तर की मोहरें और 10 सम्राट स्तर की मोहरें ही पुरस्कृत की जाएंगी। कोटे से अधिक के लिए नागदंत चावल का इनाम अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। एल्डर पवन ने एक पल के विचार के बाद कहा। इस इनाम मानक के अनुसार 10 अरब जिन नागदंत चावल वास्तव में सभी एकलव्य स्तर और सम्राट स्तर की मोहरों को हल करने के लिए अपर्याप्त हैं। आखिरकार उन्हें अभी भी देव स्तर की मोहरों की रक्षा करने वाले उन योद्धाओं को हमेशा की तरह नागदंत चावल वितरित करने की आवश्यकता है। मुझे अभी उम्मीद है कि भाई विराट के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, अन्यथा हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की स्थिति जो आखिरकार सुधरी है वह फिर से मुश्किल हो जाएगी। एल्डर लक्ष्मण ने आह भरी। इसके बाद एल्डर लक्ष्मण ने व्यक्तिगत रूप से संचार टोकन के माध्यम से एल्डर पवन के आदेश को रिले किया। इस आदेश ने पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में भारी हंगामा मचा दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे अब नागदंत चावल नहीं बांट रहे हैं? हम साधना के लिए किसका उपयोग करेंगे? कुछ लोग जिन्होंने पहले हर साल नागदंत चावल प्राप्त करने की मिठास चखली थी, वितरण रोके जाने की बात सुनकर जोर जोर से शिकायत करने लगे। क्या हमने आपको पहले काफी नहीं बांटा था? क्या आपने इसे इतनी जल्दी खा लिया? कई लोगों ने भी इस आदेश का समर्थन किया और उन्होंने उन कुछ योद्धाओं का भी विरोध किया जिनके पास अब मोहरों की रक्षा करने का काम नहीं था, फिर भी वे बिना काम किए लाभ प्राप्त करना जारी रखना चाहते थे।
हालांकि नागदंत चावल प्राप्त करने का एक चैनल स्थापित किया गया है, लेकिन यह चावल निश्चित रूप से कहीं से नहीं आता है। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जबकि शून्य समाधि महाद्वीप परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और कई लोगों ने पहले ही स्वार्थी इरादे विकसित कर लिए हैं, अपने फायदे के लिए डाकुओं को पालना चाहते हैं। शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धाओं को भी यह व्यवहार अरुचिकर लगता है। अब यह सुनकर कि नागदंत चावल अब सभी को वितरित नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसके बजाय युद्ध अंकों के आधार पर वितरित किए जाएंगे, वे स्वाभाविक रूप से पूरे दिल से इसका समर्थन करते हैं। हालांकि पहले बहुत कुछ बांटा गया था, लेकिन अगर वितरण बंद हो जाता है तो हम अंततः संसाधनों से बाहर हो जाएंगे। जब हमें मिले सभी नागदंत चावल खत्म हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? आदेश का विरोध करने वालों ने पलटवार किया। तुम जाकर उन मोहरों को तोड़ सकते हो और नागदंत चावल के बदले युद्ध